आइए आज 2019 यूपी बोर्ड क्लास 12 का पहला सेट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेन माई आर्म्स वर फुल, ये आपका है ए गर्ल विद ए बास्केट बाई विलियम सी डगलस। दूसरा आई शैल नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूँगा, तो ये आपका आया है ए जी गार्डनर का लिखा हुआ पार्ट है ए फेलो ट्रेवलर। तो देखिए अब दो ही आता है तो दो में से एक करना होगा आपको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पहला दूसरे क्वेश्चन का पहला वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए सेक्रेट ऑफ हेल्थ। दूसरा भी काट दीजिए, नहीं है। तीसरा है व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज राधा कृष्णन रिकमेंड एंड व्हाई, राधा कृष्णन किस प्रकार की शिक्षा की सिफारिश करते हैं और क्यों। तो चलिए देखते हैं। तो यही एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फतीक आंसर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इंडिग्नेंटली होगा, क्लियर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी वाज लुक डाउन बाय मेनी एज द एपिटोम होगा, एपिटोम माने होता है प्रतीक होता है, हिंदू परंपरा के प्रतीक। नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे फ्रिक्शन होगा इसमें लेकिन सिलेबस में नहीं है। चौथा बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष। पांचवा में हाउ डिड चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट, जब बच्चा महसूस किया कि वह खो गया तो वह कैसी प्रक्रिया किया। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है पांचवा का, व्हाट मेड द स्ट्राजर फील वेरी अनकंफर्टेबल, किस प्रकार से ज्योतिषी बहुत अनकंफर्टेबल माने बेचैन महसूस किया। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड शंकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील, क्या शंकु को महसूस मतलब निश्चय किया, व्हाट मेड शंकु डिसाइड, शंकु किस प्रकार निश्चय करने के लिए मजबूर हुआ दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील, कि उसके पास घड़ी चुराने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्लियर। एक बात आपको और भी बता दे रहे हैं, यहाँ बट जो है प्रीपोजिशन के रूप में लगा है प्रश्न में, और इसके साथ टू स्टील इन्फिनिटिव है। अगर बट के पहले डू से रिलेटेड कोई भी वर्ब आ जाएगी, डू डज डिड, तो जो है बट के बाद टू नहीं लगता। एक दिन सिंटैक्स में एरर ऐसा हम सही कराए थे, क्लियर। अगर इधर डू से रिलेटेड कोई वर्ब आ जाएगा तो नहीं लगेगा। यह रूल आपको जो है वर्ब वाले चैप्टर में इन्फिनिटिव वाले में मिल जाएगा आपको एक्सीलेंट में, क्लियर। तो इस पर भी ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन जो शॉर्ट स्टोरी के हैं, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी शॉर्ट स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट में। पूरा आपको क्वेश्चन हल कराएं, इसलिए यहाँ ना आपको केवल ग्रामर हल करा रहे हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स मेन। क्लाउड पुट्स फोर्थ कहाँ से आया इसको देखना, आपको कम से कम इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कहाँ से आया, कौन लिखा है, ताकि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने में दिक्कत ना हो। ये आपका आया है द सॉन्ग ऑफ फ्री बाई स्वामी विवेकानंद। अगला वाला उट्स आर लवली वाला सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। उसके बाद ये तीनों सेंट्रल आइडिया जो है बिल्कुल आपके सिलेबस में है। अब अलंकार तीनों में से किसी एक का लिखो, दो एग्जाम्पल। एक बात आपको और बता दें, अगर आप अलंकार नहीं याद कर पाए हो पूरा, तो आप केवल 5 अलंकार याद कर लो, 2 छोड़ दो, चाहे जो 2 छोड़ दो, क्योंकि परीक्षा में आपको 3 आएगा, एक का ही परिभाषा लिखना, 2 एग्जाम्पल लिखना। तो आप 7 याद करोगे तब भी आपको 2 छोड़ना ही है, इसलिए आप अभी से अगर कम पढ़ना चाहो तो 2 छोड़ के आप परिभाषा 5 की याद कर लो, 2 एग्जाम्पल याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, क्लियर। और परिभाषा की वीडियो हम बना चुके हैं, सर्च करके आप देख सकते हैं, क्लियर, परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों। चलिए देखते हैं आगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी प्लेलिस्ट ही आपको मिल जाएगी, ग्रामर के नाम से उसमें है, वैसे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बताइए, क्लियर। ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर व्हाइल, उसने कहा आओ यहाँ रुकें और कुछ समय तक आराम करें, क्लियर। तो चलिए इसका इनडायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग। ही सेड, अब यहाँ लेट अस आया तो प्रपोज या सजेस्टेड में किया जाता है, तो यहाँ सजेस्टेड आप कर दो, बिल्कुल सुझाव दिया जा रहा है। ही सजेस्टेड दैट दे शुड, ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप हियर का देयर कर दो, सजेस्टेड या प्रस्ताव भी कर सकते हो, प्रपोज भी कर सकते हो। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, उसने सुझाव दिया कि उन्हें वहाँ कुछ समय तक रुकना चाहिए और कुछ समय आराम करना चाहिए। ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, क्लियर, वाइल। अगला है संतोष सेड टू राजेश, तो रिक्वेस्टेड राजेश कर दो क्योंकि प्लीज आया है।
और उसके बाद प्लीज़ हट जाएगा, रिक्वेस्टेड यहाँ कर दो, रिक्वेस्टेड। उसके बाद टू से जोड़ दो, टू लेंड मी का संतोष के अनुसार हिम हो जाएगा, योर का राजेश के अनुसार हिज हो जाएगा। संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लेंड हिम हिज डिक्शनरी। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। सी इज़ वेरी क्लियर, नो बॉडी कैन बी फूल हर। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल बनाना है। तो अब इसको आराम से आप कर सकते हो, इज का बीइंग कर दो, सी बीइंग वेरी क्लियर कामा, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो या छोटे से करके। उसके बहुत चतुर होने के नाते कोई व्यक्ति उसे मूर्ख नहीं बना सकता। पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लग जाएगा, सी और नो बॉडी अलग अलग सब्जेक्ट है ना, तो बीइंग लगा दो। क्लियर? इज की जगह बीइंग कर दो, सी रहने दो वैसे, सी बीइंग वेरी क्लियर कामा, नो बॉडी से जोड़ दो यन छोटे से करके। क्लियर? अगला है डू इट वेल डोंट डू इट एट ऑल। तो इसको कंपाउंड बनाना है तो आइदर से बना दो, आइदर डू इट वेल, या तो इसे अच्छे से करो, फिर काम फुल स्टॉप जो है कामा लगा आर लगा दो, ओ आर डोंट डू इट एट ऑल, या तो इसे बिल्कुल करो ही ना। क्लियर? आइदर आर से बनाना है, आइदर शुरुआत में लगाना है पहले वाक्य के पहले, और आर दूसरे वाक्य के पहले लगाना है। आइदर डू इट वेल आर डोंट डू इट एट ऑल, या तो इसे अच्छे से करो या इसे करो ही ना। बात समझ में आ गया ना? क्योंकि दोनों वाक्य निगेटिव है नहीं, इसलिए नाइदर से बन नहीं सकता। क्लियर? आइदर से ही बनेगा, विकल्प प्रकट होगा। अगला तो चलिए देखते आगे। ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। मेंस एविल लिव आफ्टर देम, मनुष्य यानी व्यक्तियों की बुराइयां जो हैं उनके बाद भी रह जाती हैं। मतलब लोग मर जाते हैं लेकिन बुरे हैं तो उनकी बुराई रह जाती है, लोग उनकी बुराइयों की चर्चा करते हैं। क्लियर? तो अच्छा काम करके इसलिए मरना चाहिए। चलिए देखते आगे। इसको कैसे बनाओगे आप? बात का विरोध किया जा रहा है, मरने के बाद भी बुराई है यहाँ पर, तो आल दो लगेगा। आल दो ऐसे लिखो, ALTHOUGH, आल दो मेन डाई, ऐसे लिखना है, मेन डाई, यद्यप लोग मर जाते हैं, कामा लगा दो या 8 लगा दो, वाई 8, फिर भी कामा भी लगा सकते हो, 8 भी लगा दो, फिर भी 8 देयर THEIR एविल्स EVILS लिव, बस यही रहेगा। आल्दो मेन डाई, यद्यप लोग मर जाते हैं, 8 फिर भी देयर एविल्स लिव, फिर भी उनकी बुराइयां लिव माने रह जाती हैं। तो यही दो वाक्य था, मेन डाई एक वाक्य था और मेन से एविल्स लिव दो वाक्य था। यही सिंपल करके मेन से एविल्स लिव आफ्टर देम बनाया गया था। क्लियर? इसलिए आप इसको कॉम्प्लेक्स करोगे, आल्दो मेंस डाई 8 देयर एविल्स लिव, यद्यप लोग मर जाते हैं फिर भी उनकी बुराइयां रह जाती हैं। अब बात समझ में आ गया? ऐसे कहना पड़ेगा। ठीक? आल्दो मेन डाई 8 या कामा भी लगा सकते हो, देयर एविल्स लिव। क्लियर? चलिए आगे। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। इसको सिंपल है बनाना है, तो आप कह दो हम खाने के लिए जीवित रहते हैं, सॉरी हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो वी ईट लिख दो, सो दैट हटा दो, मे भी हटा दो, लिव आपको मेन वर्ब मिल रहा है, इससे पहले टू लगा के इसको इन्फिनिटिव बना दो। सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल सेंटेंस बनाना, इन्फिनिटिव बनाना। वी ईट टू लिव, बस वी ईट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। यहाँ लिव माने जीवित रहना। क्लियर? हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें, खाने मतलब हम जीवित रहने के लिए ही खाते हैं, क्योंकि खाओगे नहीं तो मर जाओगे। चलिए आगे। अब देखिए, हमें जीवित रहने के लिए ही खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीवित रहना चाहिए। क्लियर? ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, इसका आपको बनाना है करेक्ट सेंटेंस। तो सीधी सी बात है, पर देखिए कुछ नियम आपको बताए गए थे, एक्सीलेंट में पढ़ाते समय बताया था कि राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, स्क्वायर, इनके पहले मोर और मोस्ट नहीं लगता, ये एक सर्वोच्च स्थिति को प्रकट करते हैं। क्लियर? इसलिए आप इसके पहले मोस्ट हटा दो, वाक्य आपका करेक्ट हो जाए। द लगा सकते हो, ही द परफेक्ट जेंटलमैन, क्योंकि जेंटलमैन के पहले वो नाउन है इसलिए द लगा सकते हो। ही द परफेक्ट जेंटलमैन, वह पूर्ण सज्जन आदमी है, मतलब या अपूर्ण ढंग से सज्जन। पूर्ण है तो सीधी सी बात है मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं
क्लियर? परफेक्ट, कंप्लीट, राउंड, चीफ, यूनिक, इन सभी के पहले मोर मोस्ट नहीं लगता। अब समझ गए ना? ही इज़ द परफेक्ट जेंटलमैन, ऐसे ही कर दूँ क्योंकि आप जान रहे हो उसके बारे में तो द लगा दूँ, लेकिन परफेक्ट पहले, लेकिन मोस्ट नहीं लगेगा। अब लोग क्या करेंगे, सोचेंगे मोस्ट है तो द की कमी है, लाओ द लगा दें, लेकिन मोस्ट की कमी है। क्लियर? मोस्ट को फालतू है, द लगाना है, मोस्ट लेकिन हटाना है। क्लियर? जो नियम पढ़े रहेंगे दिक्कत नहीं होगी। आप इस नियम को याद कर लीजिए कि परफेक्ट पहले मोस्ट नहीं लगेगा। अगला, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वह मेरे सी केम लेटर मैंने वो बाद में आई देन आई एक्सपेक्टेड, जितना कि मैं आशा किया था। तो गलती क्या है? बिल्कुल, बाद की अंग्रेजी LATER होता है। लेट का कंपैरेटिव डिग्री 2 बनता है। लेटर LATTER, ये लेटर मतलब होता है बाद वाला होता है, क्रम बताता है। जैसे फार्मल कॉल्ड लेटर ए लिटिल प्रिक, कक्षा 9 पढ़ रहे होंगे आप। द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वारल, पर्वत की लहरी में झगड़ा हुआ। फार्मर कॉल्ड लेटर, पहले वाले ने बाद वाले को कहा, तो वहाँ LATTER रहेगा। क्रम बताता है, समय को बताता नहीं है। तो यहाँ तो समय बताना है ना। वह देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैं आशा किया उससे अधिक देर में आया। तो अधिक देर की अंग्रेजी LATER होता है, LATTER नहीं होता, उसका अर्थ होता बाद वाला। आप समझ गए ना बात? तो एडजेक्टिव का यहाँ गलती था LATER करना, यानी कि आप इसमें से एक टी हटा दो तब भी आपका काम ओके हो जाएगा। आप समझ गए ना? चलिए, राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन, राम के भाई की कार चोरी हो गई है। तो सीधी सी बात है, देखिए राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाए हो, ब्रदर के साथ भी, तो आपके एक्सीलेंट का रूल है पजेसिव केस में डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बाद वाले एपोस्ट्रोफी को हमको हटा देना चाहिए, आप से रिप्लेस कर देना चाहिए। इसलिए आपको करना पड़ेगा द कार ऑफ, द कार ऑफ कर दोगे तो एपोस्ट्रोफी एस कार हट जाएगा वहाँ से। उसके बाद इसको राम्स ब्रदर जैसे वैसे कर दो। द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन, राम के भाई की कार चोरी होगी, अर्थ वही रहेगा, फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन हो गया। व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम, जब वह जागा तब उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो गलती क्या है? देखिए, व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, ही आस्क्ड तब उसने पूछा। तो जब वो सो रहा है वह पूछेगा तो अपने बारे में पूछेगा ना, तो वह की इनडायरेक्ट में है। तो इनडायरेक्ट में है तो आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, आई एम का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, क्योंकि वह के पास्ट में है। अब समझ गए ना? तो आई एम का ही वाज कर दो, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा बात, और कुछ गलती नहीं। जब वह जागा तो उसने पूछा कि वह कहाँ था, हम दूसरे साइड से बताएंगे। आधा इनडायरेक्ट में लिखोगे तो आधा डायरेक्ट में, ये वाक्य गलत हो जाएगा, पूरा डायरेक्ट स्पीच में लिखना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई ना? और आई एम का पास्ट के नाते वाज हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो जो आप गलती सोचे नहीं रहोगे वो भी गलती आ जाती है सिंटैक्स में। कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, उसको सुधारो ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि वर्ब में सारे चैप्टर आ जाते हैं। क्लियर? इनडायरेक्ट भी आ जाता है उसमें, पैसिव वॉइस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। क्लियर? जीरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल। अब देखिए, आपको बताना है मुहावरे। कट एंड ड्राइड माने क्या होता है? बिल्कुल तैयार होता है, एक्सीलेंट में भी मिलेगा आपको। कट एंड ड्राइड याद करने की ट्रिक हमारी क्या कहेगी? कट माने काटना, ड्राइड माने सुखाना। जैसे अब धान की फसल हो गई तो उसको काट लेते हो, सुखवा देते हो, तब बिल्कुल तैयार हो जाता है, तब उसको जो है पिटाई करके आप कुटा के खाते हो। क्लियर? हाँ, गेहूँ भी आप क्या, जब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है तो काट लेते हो, फिर उसके बाद आप उसकी दवाई कर लेते हो, मड़ाई कर लेते हो। इस तरह से कट एंड ड्राइड। क्लियर? काट के सुखा देते हो, यानी कि वो बिल्कुल क्या हो जाता है? अनाज तैयार हो जाता है। कोई भी फसल है उसको काट के सुखा दोगे तो बिल्कुल क्या हो जाता है? सरसों भी काट के सुखवा देते हो तो सरसों भी तैयार होती है। क्लियर? ऐसे आपको ट्रिक से याद करना है ताकि लॉन्ग टाइम ना भूलें, नहीं तो आप पक्का भूलोगे। क्लियर? ब्रेकआउट माने क्या होगा? फैल जाना या अचानक छिड़ जाना भी होता है। जैसे युद्ध अचानक छिड़ जाता है, फैल जाना भी होता है। क्लियर? तो ब्रेकआउट। अब देखिए क्या होता है, याद करने की ट्रिक क्या होगी? जैसे मतलब कि जैसे ना, वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्लियर? तो अब इसमें क्या है? ब्रेक माने तोड़ना, आउट माने बाहर। अब जैसे क्या है, बारूद को तोड़े या ठीक है, उसके बाद फेंक दिए बाहर, युद्ध छिड़ गया। क्लियर? ब्रेकआउट, कोई भी चीज़ तोड़े, आउट मतलब बाहर की है। क्लियर? ठीक, छिड़ गया युद्ध। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे।
आप किसी का हाथ ही पैर तोड़ के उसको घर से बाहर कर दो तो भी तो युद्ध छूट जाएगा ना। आपके घर आया, उसका हाथ पैर तोड़ दो, उसके बाद बाहर धकेल दो, तो युद्ध क्या हो जाएगा? छिड़ जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। इस तरह से आप इंटरेस्टिंग तरीका कोई भी अपना के याद कर सकते हैं। टू प्ले फास्ट एंड लूज। शांत रहो। टू प्ले फास्ट एंड लूज माने क्या होता है? बार बार दृष्टिकोण बदलना या खिलवाड़ करना। क्लियर? खिलवाड़ करना यानी कि बार बार अपना दृष्टिकोण बदल लेना, व्यवहार बदल लेना, ये इस तरह से खिलवाड़ करना। क्लियर? बस वही अनैतिक व्यवहार कर रहे हो तो बार बार अपना दृष्टिकोण बदलोगे ना, बात एक ही है। अनैतिक व्यवहार करना या बार बार दृष्टिकोण बदलना, खिलवाड़ करना ही कह दो। क्लियर? अब जैसे मतलब कि याद करने की ट्रिक क्या करेगी? प्ले माने खेलना होता है, फास्ट माने तेज, मतलब आप तेज़ी से खेल रहे हो, बढ़िया से खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फिर लूज पड़ गए तो क्या है? आप खिलवाड़ कर रहे हो ना, कभी तेज़ी से खेल रहे हो, फिर कभी लूज पड़, अपने आप को ढीला कर लिए खेलने में, ढीलाई बरतने लगे, तो यानी आप बार बार अपना दृष्टिकोण बदल रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, अनैतिक व्यवहार कर रहे हो। आप समझिए कि नहीं? खेलने के लिए किसी खिलाड़ी को रखा गया तो वो बार बार तेज़ खेल रहा है, फिर ढीला। आप समझिए कि नहीं? शांत रहो। इस तरह से आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो कि पाकिस्तान भारत के साथ समझौता करता है कि हाँ हम आतंकवादी गतिविधियों को रोक देंगे, तो तेज़ी से उस पर अमल करेगा, फिर लूज पड़ जाएगा, ढीला हो जाएगा, फिर आतंकवादी भेजने लगेगा, मतलब समझौता भूल गया। तो आप कह सकते हो पाकिस्तान प्लेज फास्ट एंड लूज विथ इंडिया बाई क्लियर बाई सपोर्टिंग टेररिस्टिक एक्टिविटीज़। क्लियर? आतंकवादी गतिविधियों का सपोर्ट करके पाकिस्तान बार बार भारत के साथ क्या करता है? खिलवाड़ करता है, अनैतिक व्यवहार करता है। इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हो। चलिए आगे। बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज माने क्या होगा? सामान्यता। क्या होता है? सामान्यता। क्लियर? तो बाई माने द्वारा, लार्ज माने विशाल। तो बड़े लोग सामान्यता क्या रहते हैं? सुख में ही रहते हैं, कुछ भी कर सकते हो। सामान्यता क्लियर? उनका सामान्यता कोई काम हो जाता है। क्लियर? बाई किसी चीज़ के द्वारा लार्ज लोगों का, बड़े लोगों का अक्सर सामान्यता काम हो ही जाता है। तो लार्ज मतलब वही। चलिए आगे देखते हैं। रन शार्ट माने क्या होता है? कमी होना। रन शार्ट माने कमी होना। जैसे रन माने दौड़ना होता है, मतलब कि और जैसे शार्ट आप सुनते हो ना कि इस मार्केट में इस चीज़ का बहुत शार्ट चल रहा है, मतलब क्या है? रन मीन्स चलना है, दौड़ना दोनों होता है। शार्ट चल रहा है मतलब कमी है उसका, ऐसे ट्रिक बनाना। आप समझिए कि नहीं? या फिर आप रन कर रहे हो, दौड़ रहे हैं, शार्ट में थोड़े समय तक ही दौड़ पा रहे हो, यानी कि दौड़ने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, कमी है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे एंटोनिम्स देख लेते हैं। शांत रहो आप लोग, डोंट डिस्टर्ब। क्वाइट माने शांत होता है, तो लाउड माने जोर से होता है। जैसे क्वाइट मतलब शांत आवाज़ में बोल रहे हैं, तो लाउड माने जोर से आवाज़ में बोल रहे हैं, तो लाउड कर दो। क्लियर? एडजेक्टिव है दोनों, तो लाउड कर दो। अगला मेरिट माने गुड होता है, तो इसमें आप डीमेरिट माने अवगुण होता है, या तो आप वाइस भी कर सकते हो, अलग शब्द यूज करना चाहो तो VIC, वाइस माने भी अवगुण होता है। क्लियर? या तो DE लगा दो। DE लगा देने से किसी चीज़ की वैल्यू घट जाती है, तो गुड़ की वैल्यू घट जाती है तो अवगुण हो जाएगा। क्लियर? फॉरेन माने विदेश, तो कंट्री माने देश, COUNTRY, कंट्री मीन्स देश हो जाएगा। नेटिव माने तो स्वदेशी होता है, तो वो तो आपका क्लियर, तो स्वदेशी कोई चीज़ बताने के लिए तो नेटिव कंट्री। क्लियर? तो ज़्यादा बेटर कंट्री बन जाएगा। चलिए आगे। अगला, तो यहाँ फॉरेन मतलब विदेश होता है, नाउन के हिसाब से कंट्री बेटर होगा इसका। क्लियर? एग्जैक्ट एकदम सिनोनिम आपका एंटोनिम्स है एग्जैक्ट। फॉरेन माने विदेश, कंट्री माने देश। क्लियर? इंसिसेंट माने क्या होगा? लगातार। अब इसका सीजलेस कर दो। हाँ, कंटिन्यू माने भी लगातार होता है, कांस्टेंट माने होता है। यस सीजलेस कर दो, यस CEASELESS। देखिए इंसिसेंट बना जो सीज से ही बना, सीज के पहले इन लगा के बना है, बस। सीज माने क्या होता है? बंद होना। इन मतलब बंद ना हो यानी लगातार, तो सीजलेस माने भी लगातार। आपका अच्छा 10 पढ़े थे द फाउंटेन, सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, लगातार तुम ऊपर ही उठते जाते हो और लगातार संतुष्ट रहते हो। क्लियर? तो हाँ, कोई काम लगातार हो रहा है तो सीजलेस उसको कहते हैं, CEASELESS।
सीज माने रुकना, लेस, रुकने से लेस हो गया, मतलब एकदम कम, रुकना बंद ही कर दिया, अपोजिट हो गया लगातार। अनलॉफुल माने क्या होता है? इलीगल, बिल्कुल सही, ILLEGAL। अनलॉफुल माने अनैतिक, इलीगल माने अनैतिक। डेसोलेट माने क्या होता है? निर्जन या अकेला, डेसोलेट आप, हाँ बिल्कुल, लोनली कहते हो, LONELY। लोनली, लोनली सॉन्ग सुने, तन्हा तन्हा लोनली लोनली, तो मतलब क्या? लोनली मीन्स अकेला, डेसोलेट। चलिए आगे, आपका एंजॉय भी हो गया, गाना भी जान लिए और इसका सिनोनिम्स भी जान लिए। क्लियर? दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके आर पार, उसको कहते हैं ऑपेक, OPAQUE। कई बार आया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगला आपका है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड। जो डिवाइड माने विभाजित, विभाजित होने के लिए जो योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में, इनकैपेबल माने असमर्थ, अयोग्य हो, मतलब विभाजित ना होने के अयोग्य हो, मतलब विभाजित ना किया जा सके, उसको कहते हैं इनडिविजिबल। INDIVISIBLE। एक बात ये भी ध्यान है, इन की जगह कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड अगर रहेगा तो इन हटा देना, आप भी डिविजिबल हो जाएगा, जो विभाजित होने के योग्य रहेगा। इसका हटाने से पूछ लेगा तो इन हटा देना। बात समझ में आ गया ना? INDIVISIBLE, क्लियर हो गया? चलिए अगला देख लेते हैं। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक ही मस्तिष्क या विचार, मतलब सबका एक मन हो, उसको क्या कहते हैं? अनएनिमस, UNANIMOUS। अनएनिमस, एनिमस माने होता है माइंड, इसमें रूट वर्ड है। अन जो है जो यूनस से आया, यूनस ग्रीक भाषा के साथ, तो उसका मतलब होता है वन, तो वन माइंड सबका हो। क्लियर? इससे ये बना। अनएनिमस माने एक मत या सर्वसम्मत, जैसे सभी लोग किसी बात से सहमत हो। अब देखिए, दो जो होमोफोन्स आया है, पहला है OAR, और मीन्स पतवार, पतवार या चप्पू दूसरी हिंदी होती है, नाव का जो पतवार होता है जिससे खींचा जाता है नाव। दूसरा ORE, और मीन्स क्या होता है? अयस्क। अयस्क किससे कहते हैं? कच्ची धातु जो होता है उसी को अयस्क कहते हैं। क्लियर? अयस्क या कच्ची धातु विज्ञान का वर्ड है। क्लियर? चलिए अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। तो चलिए लिखिए इसका हाँ लिखो, देयर इज एन ओल्ड सिटी, एक पुराना नगर है, पहले इसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। देयर इज एन ओल्ड सिटी ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, ऑन द बैंक ऑफ द यमुना मतलब यमुना नदी के किनारे। देयर इज एन ओल्ड सिटी, नहीं सिटी के बाद सिचुएटेड भी लिख देना, स्थित के अंग्रेजी। देयर इज एन ओल्ड सिटी, उसके बाद सिचुएटेड लिख देना, SITUATED, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। समझ में आ गया? फिर इसमें मिला लो, देयर इज एन ओल्ड सिटी, ठीक है, सिटी। उसके बाद देखिए आगरा भी लिखना था, शायद में ध्यान नहीं दिए। आगरा, आगरा भी लिख लो, सिटी आगरा, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। पहले इतना लिखना कि आगरा एक पुराना शहर है, नगर है, इसकी अंग्रेजी लिखना देयर इज एन ओल्ड सिटी आगरा। उसके बाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना माने यमुना नदी के किनारे स्थित, उसकी अंग्रेजी हो गया। जो सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है? ऑन द बैंक ऑफ द। बात समझ में आ गया? यस सर। चलिए, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, लिखो, इट्स डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन माने होता है उल्लेख, ITS इट्स डिस्क्रिप्शन, DISCRIPTION, इट्स डिस्क्रिप्शन माने इसका उल्लेख। इज फाउंड मिलता है, इज फाउंड कहाँ मिलता है? इन एंशियंट लिटरेचर, प्राचीन साहित्य में। इन एंशियंट, एंशियंट माने होता है प्राचीन, लिटरेचर माने साहित्य, LITERATURE, LITERATURE, लिटरेचर, फुल स्टॉप कर दिए। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है, इसकी अंग्रेजी होगी, इट इज ए सिटी ऑफ, का नगर है, इसकी अंग्रेजी इट इज ए सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, सुंदर के अंग्रेजी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक भवनों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, HISTORICAL
CAL, बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स लिख लिए, फुल स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी ना, यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं, तो लिखो देयर आर मैनी बिल्डिंग्स, देयर आर मैनी बिल्डिंग्स, सब्जेक्ट देयर लगा दो। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स ऑफ मुगल एज, मुगल कालीन मतलब मुगल युग की। ध्यान देना मुगल में यम और एज में ए बड़े से रहेगा। ऑफ मुगल एज, मुगल की स्पेलिंग MUGHAL रहेगा, मुगल, लेकिन घा पढ़ा नहीं जाता अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा जाता है MUGHAL, मुगल, एज ए बड़े से रहेगा, मुगल एज माने मुगल कालीन। हियर लिख लेना, HERE, यहाँ की अंग्रेजी लास्ट में हियर लिख दो अदर वर्ड के रूप में, शुरुआत देर से करना था सब्जेक्ट के रूप में, क्लियर। उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे, इसकी अंग्रेजी लिखो द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी, द बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स भवन, BUILDING, द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी, FATEH, यह बड़े से रहेगा, FATEHPUR, फतेहपुर, SIKARI, सीकरी, यस बड़े से रहेगा, SIKARI, सीकरी। अब बिल्डिंग में, हाँ महल, बिल्डिंग में यस भी जोड़ देना, क्योंकि एक के महल थोड़ी ना। हाँ, वर बिल्ट बाई अकबर, द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी वर बिल्ट बाई, वर या वेयर, WERE, BUILT, बिल्ट बाई अकबर। अच्छा, मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए थे, तो लिखो मोती मस्जिद, MOTI, मोती, MASJID, मोती मस्जिद में यम और यम बड़े से रख दोनों, मोती मस्जिद एंड द ताजमहल वर बिल्ट बाई शाहजहाँ, वर या वेयर, बिल्ट बाई शाहजहाँ, SHA शाह, JAHAN, रहेगा, यन रहेगा चंद्रबिंदी के लिए, क्लियर, JAHAN, शाहजहाँ, ठीक है, लिख लिए। और उसके बाद आप लिखिए, फुल स्टॉप कर दिए। कहा जाता है कि, लिखो, हाँ, कि इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था, ठीक। तो कहा जाता है कि अंग्रेजी लिखो, इट इज़ सेड दैट, नहीं सॉरी, एक वाक्य यहाँ छूट गया, सॉरी, आगरा का किला भी अकबर ने ही बनवाया था, तो लिखो द फोर्ट ऑफ आगरा। समय की कमी है, थोड़ा जल्दबाजी में कभी कभी छूट जाता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, फिर से लिख लीजिए, द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का किला, लिख लिए। वाज आल्सो बिल्ट बाई अकबर, वाज आल्सो BUILT, बिल्ट बाई अकबर, फुल स्टॉप कर दीजिए। हाँ, अब लिखो कहा जाता है कि, इट इज़ सेड दैट, अकबर के बाद फुल स्टॉप करके अगला सेंटेंस लिखो, इट इज़ सेड दैट, लिख लिए। इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था, देयर वाज एनदर फोर्ट, देयर वाज, एनदर माने हो गया कोई दूसरा, एनदर फोर्ट एट दिस प्लेस, अर्लियर, माने पहले, थोड़ा अधिक पहले, EARLIER, क्लियर। देयर वाज एनदर फोर्ट एट दिस प्लेस अर्लियर, फुल स्टॉप हो गया। यहाँ का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, तो लिखो इसकी अंग्रेजी, द ताजमहल, लिख लिया, तो द ताजमहल इज ए वेरी ग्रेट वंडर, बहुत बड़ा आश्चर्य कहेंगे, इज ए वेरी ग्रेट वंडर, ग्रेट माने बड़ा भी होता है, महान भी होता है, ऑफ द वर्ल्ड हियर, ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट में यहाँ का कहेंगे हियर लिख दो, वो अदर वर्ड हो जाएगा। फिर सुन लो, द ताजमहल इज ए वेरी ग्रेट वंडर ऑफ द वर्ल्ड हियर, हो गया। उसके बाद देखिए आगे, आगरा अब एक औद्योगिक नगर है, आगरा इज, हाँ, नाउ एन इंडस्ट्रियल सिटी,
या नाउ तो लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगरा इज नाउ एन इंडस्ट्रियल सिटी या आगरा इज एन इंडस्ट्रियल सिटी नाउ, जो ऐसे लिखे उनका भी सही है। क्लियर। इंडस्ट्रियल की स्पेलिंग लिखो INDUSTRIAL, INDUSTRIAL। इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, सिटी। क्लियर। ITI का फुल फॉर्म जो होता है, ITI बच्चे कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर। औद्योगिक शिक्षण संस्थान। विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं। इसकी अंग्रेजी लिखो। हाँ, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग का मतलब मिलियंस, मिलियंस माने लाखों भी होता है, करोड़ भी हो सकता है, कम से कम 10 लाख लोग रहेंगे तो मिलियंस ऑफ पीपल माने होता है लाखों लोग, MILLIONS, या लाख्स ऑफ पीपल भी कह सकते हो अगर ज़्यादा थोड़े में बताना हो। क्लियर। नहीं तो मिलियंस ऑफ पीपल माने लाखों लोग होता है। MILLIONS, मिलियंस ऑफ पीपल फ्राम डिफरेंट कंट्रीज, फ्राम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड come here टू विजिट द ताजमहल। अभी आप समझ लेना इस सेंटेंस को कैसे बनाए हैं, टू विजिट द ताजमहल। देखिए बता देना इसमें विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग, तो इसकी अंग्रेजी लिखा है मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। डिफरेंट माने वैसे अलग अलग होगा ना, तो जब अनेक देश हैं तो अलग अलग देश के ही लोग लाएंगे, इसलिए कई देशों की अंग्रेजी मेनी नहीं लिखा गया, डिफरेंट यहाँ बेटर वर्ड होगा। क्लियर। कम हियर टू विजिट द ताजमहल। तो ये आज का आपका सेट पूरा हो गया। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।